हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस बाय सेंसर में। और हम लोग जो टॉपिक अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं, भिन्नों के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। और भिन्नों को पढ़ते समय हम लोगों ने दशमलव के बारे में पढ़ा। दशमलव भिन्ने क्या है, भिन्नों को किस प्रकार से परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, भिन्नों को किस प्रकार से दशमलव में बदल सकते हैं, और भिन्नों का जो बढ़ने और घटने का जो क्रम था उसके बारे में देखा हम लोगों ने। और भिन्नों से जुड़े हुए जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं उनको देखा। और आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम लोग का जो भिन्न है, अगर हम लोग उसका लसा और मसा निकालना चाहें तो किस प्रकार से उनके लसा और मसा को ज्ञात कर सकते हैं, है ना। लघुत्तम समअपवर्त्य और महत्तम समअपवर्तक, ये हम लोग भिन्नों के लिए पढ़ेंगे आज। तो भिन्नों के लिए पढ़ने से पहले हम लोग आज समझेंगे कि एक्चुअल में आपका लसा और मसा होता क्या है, एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं, और उसको हम लोग भिन्नों पे किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। तो हाँ दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा टॉपिक है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें लसा और मौसा से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें आपका घातांकों के रूप में संख्याएं दी होती हैं, उनके लिए भी लसा मौसा निकालना हम लोग को पूछता है। उसमें आपका भिन्नों के लिए पूछ सकता है, दशमलव संख्याओं के लिए पूछ सकता है ना। तो कई प्रकार से आपका लसा और मौसा हम लोग से पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो आज थोड़ा सा हम लोग पहले समझेंगे कि एक्चुअल में ये लसा और मौसा होते क्या हैं, उसके बाद हम लोग उसको अप्लाई करेंगे दशमलव संख्याओं पे, घातांकी संख्याओं पे, और फिर भिन्नों के ऊपर। फिर इनसे जुड़े हुए जो कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं लसा और मौसा से, उनको देखेंगे। कुछ ट्रिक्स देखेंगे हम लोग, बहुत ही सिंपल। तो हम लोग थोड़ा सा पहले एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं क्या चीज़ है, उसके बाद ट्रिक्स की बात करेंगे और अदर जो टाइप्स इसके हैं उनकी बात करेंगे हम लोग। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। हम लोग का जो आज का टॉपिक है क्या है, मसा और लसा। मसा और लसा, ये आज का हम लोग का टॉपिक है। और इसमें सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे किसको, मसा को शुरू करेंगे। इसको आप बोलते हो HCF, ठीक है। और इस मसा को बोलते हो महत्तम सम अपवर्तक। इसका जो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, महत्तम सम अपवर्तक। महत्तम सम अपवर्तक हो जाएगा ये। और जब इस इंग्लिश वाले जो इसका शार्ट है उसको जब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा। हाईएस्ट, एच के लिए क्या हो जाएगा, हाईएस्ट। और सी के लिए क्या हो जाएगा, कॉमन, है ना, हाईएस्ट कॉमन। एफ से हो जाएगा फैक्टर, क्या हो जाएगा, फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। महत्तम सम अपवर्तक, ये इसका हिंदी में इसका फुल फॉर्म हो गया। ये क्या हो गया, इंग्लिश में हो गया। अब आइए इन शब्दों को भी थोड़ा सा समझते हैं। महत्तम का मतलब समझते हैं। महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा। क्या होता है, इसका अर्थ होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। सम का मतलब समान, यहाँ पे है हम लोग का समान, सर्वनिष्ठ से जिसे लेते हैं हम लोग, ठीक है। और अपवर्तक का जो अर्थ है वह गुणनखंड होता है, या फिर इसको भाजक हम लोग कहते हैं। अपवर्तक को क्या है, इसको गुणनखंड एक तो कह सकते हैं, गुणनखंड, या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, भाजक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, भाजक कहते हैं। तो अपवर्तक वे संख्याएं, वे नंबर्स होंगे जो किसी संख्या को क्या करें, पूरा पूरा काट देंगे, है ना। जिनको किसी संख्या में गुणा करने पे किसी संख्या को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जिस संख्या को प्राप्त करेंगे उस संख्या को क्या होगा, वो गुणनखंड कहलाएगा या फिर भाजक कहलाएगा, है ना। ऐसे ही हाईएस्ट का मतलब जानते ही हो दोस्तों, वही है सबसे बड़ा। हाईएस्ट क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया। कॉमन का मतलब क्या हो गया, समान हो गया, सर्वनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है। और फैक्टर का मतलब क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। फैक्टर मतलब क्या हो गया, गुणनखंड। तो सबसे बड़ा किसके लिए, हाईएस्ट के लिए हो गया। समान या सर्वनिष्ठ जो होता है वो किसके लिए हो गया, कॉमन के लिए हो गया। और आपका फैक्टर क्या हो गया, गुणनखंड हो गया, ठीक है। ये तो उसका बस हम लोगों ने फुल फॉर्म देखा, क्या फुल फॉर्म उसका है, ठीक है। आइए थोड़ा सा उससे जुड़ी हुई जो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं को समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें किसको, आपका महत्तम तो समझ में आ रहा है हम लोग को। अपवर्तक का अर्थ समझ गए, गुणनखंड है, ठीक है। तो आप ये देख लें आज कि अपवर्तक या गुणनखंड किसे कहते हैं, गुणनखंड, या फिर इसी को क्या बोल रहे हैं आप,
इसी को बोल रहे हैं भाजक। क्या हो गया, ये भाजक हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये क्या चीज़ होती है, इसको कैसे पहचानेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये क्या है, किसी संख्या के खंड है। क्या है ये, किसी संख्या के, किसी संख्या के वे खंड जिनको गुणा करने पर वह संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, क्या कहलाते हैं वो, अपवर्तक या गुणनखंड, या फिर क्या कहलाएंगे, भाजक कहलाते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल सिंपल सी डिफिनेशन है। अब इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं तो बिल्कुल समझ में आएगा हम लोग को। अपवर्तक या गुणनखंड क्या हो गया, किसी संख्या के वे खंड, मतलब कोई संख्या है उसके वे खंड, उसके वे भाग जिनको क्या है गुणा करने पे वह संख्या क्या हम लोग को प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना, तो वह जो खंड उसके हैं वही खंड क्या कहलाते हैं, अपवर्तक या फिर गुणनखंड या फिर भाजक कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो गुणनखंड होंगे वह उस संख्या, जिस संख्या गुणनखंड होंगे, गुणनखंड उस संख्या को अवश्य ही विभाजित करेंगे, उसको क्या करेंगे, पूरा काटेंगे वो। ठीक है, तो आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग इसको। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कोई नंबर कोई भी ले लीजिए। ठीक है, हमने ले लिया यहाँ पे 90, क्या लिया, 90, ये कोई संख्या है। ये क्या है, एक संख्या हो गई हम लोग की, यह एक संख्या है। ठीक है, अब इसके क्या है, गुणनखंड निकालने हैं। तो गुणनखंड निकालने के आपके पास कई तरीके से गुणनखंड निकाल ले, तो वो एक ट्री मेथड भी आपने पढ़ा होगा, है ना। ट्री मेथड है, फिर आपका जो उसका गुणनखंड निकालने का भाग विधि है उससे निकाल सकते हैं, या फिर टेबल जो होते हैं उस टेबल से भी क्या हम लोग इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो सिंपल ये हो गया, जैसे 90 हो गया। अगर ट्री मेथड की बात करोगे तो उसमें देखो, उसमें अभाज्य गुणनखंड भी निकलेंगे और भाज्य गुणनखंड भी निकलेंगे। इसमें क्या है, 90 का मतलब क्या हो गया, 90 को हम एक गुण क्या है 90 कर सकते हैं, 90 एक कम 90 हो जाएगा, यानी कि इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड 1 भी होगा और क्या होगा 90 भी होगा, 1 से भी कट जाएगा और 90 से भी, यानी कि 90 और 1 गुणा करने पे क्या है 90 मिल जा रहा हम लोग को। ठीक है, अब 1 का तो फैक्टर हो नहीं पाएगा, 90 को करेंगे तो क्या लेने 2 और क्या है यहाँ पे 45 ले लिया 45, तो 45 मिला के क्या होता है 90 होता है। तो इसका एक फैक्टर क्या मिल गया, 2 भी मिल गया हम लोग को, और एक फैक्टर क्या मिल गया 45 मिल गया। मतलब ये 45 से भी कटेगा और 2 से भी क्या होगा कटेगा। अब इस 45 को तोड़ दोगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे 3 ले लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो देख लो आप, यानी कि अब ये इसका जो फैक्टर है, अगर ये इसको काट रहे हैं, इसको काट रहा है, तो ये लोग भी क्या इसको काटेंगे। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करने पे आपका 90 आ सकता है। जैसे 15 का टेबल पढ़ेंगे तो 15 छक्का 90 होता है, 3 से काटेंगे तो क्या होगा कट जाएगा। तो जो कट सकते हैं, जो संख्याएं काट देती हैं वही क्या उसके फैक्टर होंगी। तो इसमें क्या है 3 भी आ जाएगा और क्या होगा 15 भी आ जाएगा। ठीक है, अब 15 को फिर से तोड़ सकते हैं हम लोग 3 और 5 में। ठीक है, तो ये आपके क्या है 3 भी होगा, ठीक है, और क्या होगा 5 भी आएगा इसके अंदर गुणनखंड के रूप में। तो ये क्या है, कुछ संख्याएं मिल गई हम लोग को। अब इन संख्याओं को देखो आपस में गुणा करने पे क्या हम लोग को वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। अब क्या इसके अतिरिक्त भी संख्याएं हो सकती हैं, क्या इसके अतिरिक्त भी संख्याएं हो सकती हैं जो क्या है 90 को काट रही हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो गया 2 3 6 6 3 18, 18 5 90, यानी कि 18 अगर इसको गुणा कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग, गुणा करने पे क्या आएगा 18 आएगा, 2 3 6 3 18, 18 5 90, यानी कि 18 का भी 5 गुणा करने पे क्या है 90 हम लोग को मिल रहा है। यानी कि इसमें क्या है एक संख्या हम लोग की 18 भी हो सकती है ना, 18 भी सकती है। ठीक है, अभी देखिए इसमें अब 5 3 15, 15 दूना के 30, 30 3 90, ऐसे कर सकते हैं। तो 30 भी सकता है, क्या है 30 भी आ सकती है हम लोग की। तो इसके अंदर क्या है 30 भी हो सकता है, जिससे जिससे वो कट जाएगा वो सभी क्या होंगे उसके गुणनखंड होंगे। यहाँ पे केवल गुणनखंड की बात हो रही है, न कि हम लोग उसके अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहे हैं। हम लोग बात किसी कर रहे हैं, केवल गुणनखंड की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से गुणनखंड इसके हो सकते हैं, है ना। तो ये आपके जितने संख्याओं से 90 कट रहा है वो सभी क्या है, ये सभी संख्याएँ इसकी क्या होंगी गुणनखंड होंगी। ये सभी संख्याएँ क्या होंगी इसकी गुणनखंड होंगी।
क्योंकि इनको आपस में कहीं ना कहीं गुणा करने पे क्या है वो आपका 90 आ जाएगा। जैसे 30 का 30 तिहाई 90 हो जाएगा, 15 15 छक्का 90 हो जाएगा, 15 है तो 3 रख 15 छक्का 90 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर 6 भी ला दीजिए आप, 6 से भी ये आपका डिवाइड हो जाएगा, 15 छक्का 90 हो जाएगा, है ना। 45 दुना के 90 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप जितनी भी संख्याएं आप निकाल लीजिए जो क्या है उस संख्या को काट रहे हो सभी क्या है इसके गुणनखंड है। ठीक है, तो इस ट्री मेथड से हम लोग क्या है अभाज्य गुणनखंड तो निकालते निकालते गुणनखंड भी क्या है निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आइए इसका जो है अभी अभाज्य गुणनखंड की हम लोग बात करेंगे। अभी गुणनखंड की ही बात हम लोग कर रहे हैं। इसी 90 का गुणनखंड हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं भाग विधि से। इसको क्या है 1 से काट लो 90 आ गया, फिर 2 से काट लो कितना आ गया 45 आ गया, है ना। ऐसे क्या है इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं। जिन संख्याओं के टेबल में क्या है 90 आता होगा वो सभी संख्याएं क्या होंगी इसकी गुणनखंड होंगी। ठीक है, सभी संख्या क्या होंगी गुणनखंड होगी। ठीक है, तो गुणनखंड को हम लोग क्या बोलेंगे अब, गुणनखंड वे संख्याएं हैं जो किसी संख्या को विभाजित कर दें। ठीक है, किसी संख्या के गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जो उस संख्या को विभाजित कर सकें, वही होते हैं गुणनखंड। या फिर कह सकते हैं किसी संख्या के जो भाजक होते हैं उस संख्या के गुणनखंड होते हैं। ठीक ना, यानी कि इसी को शॉर्ट में बोल सकते हो, इसी डिफिनेशन को क्या बोल सकते हो कि किसी संख्या के भाजक, किसी संख्या के भाजक उसके गुणनखंड कहलाते हैं। सिंपल, किसी संख्या के जो भाजक होते हैं वो क्या होते हैं उसके गुणनखंड होते हैं। बिल्कुल इजी याद रखिएगा, इसको सिंपल याद कर सकते हैं इसको। तो किसी भी संख्या के जो भाजक होते हैं वे क्या होते हैं उसके गुणनखंड होते हैं, है ना। अब आइए अभाज्य गुणनखंड की बात करते हैं। तो ऐसे गुणनखंड जो क्या हो अभाज्य हो, ऐसे गुणनखंड जो क्या हो अभाज्य हो उन्हें कहेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य आप जानते हो अभाज्य वे संख्याएं होती हैं जो केवल अपने से और एक से कटती हैं, या फिर कह सकते हैं कि जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होता है, वो होती हैं अभाज्य संख्याएं। अब गुणनखंड जब की बात करें तो कहेंगे वो क्या होते हैं गुणनखंड होते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड की बात आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है जो स्वयं एवं 1 के अतिरिक्त किसी से भाज्य न हो, जो स्वयं और एक किसी से भाज्य न हो वही क्या होता है अभाज्य होता है। ठीक है, और ऐसा गुणनखंड जो क्या है अभाज्य हो उसे कहेंगे अभाज्य गुणनखंड। ऐसा गुणनखंड जो क्या हो अभाज्य हो उसे क्या बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्याएं जैसे मान लीजिए कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, है ना, 11 हो गया। ये संख्याएं क्या है किसी से कटने वाली है क्या नहीं। 1 केवल 1 से ही कटेगा, 3 क्या है आपका 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, 5 क्या है आपका 1 से कटेगा 5 से कटेगा, 7 क्या है 1 से और 7 से कटेगी, 11 भी क्या है 1 और 11 से। इसके अतिरिक्त किसी कोई गुणनखंड नहीं होंगे। तो क्या है अभाज्य गुणनखंड है, जिस संख्या में भी आएंगे क्या होंगे अभाज्य गुणनखंड होंगे। जैसे मान लीजिए कि 6 का बात करें तो 6 को लिख सकते हो 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 हो गया। ठीक है, इसमें क्या है अभी ये 1 से भी कट सकता है। ठीक है, और ये 6 से भी कट सकता है ना, ये तो गुणा आपका हो गया। इसके 1 से भी कट सकता है, ठीक है, और आपका 3 से भी कट सकता है और 6 से भी कट सकता है। तो इसको काटने के लिए 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है, कई संख्याएं हैं। तो क्या है क्या अभाज्य है ये बिल्कुल नहीं। अभी आप 5 ले लीजिए तो 5 को केवल 1 काट पाएगा और किस कौन काटेगा 5 काटेगा, और भी काट पाएगा इसको कोई नहीं। तो क्या है ये एक अभाज्य संख्या है। क्या है अभाज्य संख्या ये। ठीक है, जिसके गुणनखंड में आएगा तो क्या कहलाएगा ये अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है ना, तो ये अभाज्य गुणनखंड हम लोग के दिखाई दे रहे हैं 1, 3, 5, 7 और भी हैं। बस ऐसे ही देखिएगा, बस ध्यान देना है कि वो किसी से कटे न, स्वयं और एक के अतिरिक्त, स्वयं और एक के अतिरिक्त जो है वो किसी से न कटे, वही कहलाते हैं क्या हम लोग के अभाज्य गुणनखंड। अब जो है अभी इसमें आया था सम अपवर्तक आया था, सम अपवर्तक एक आया था, इसी को हम लोग क्या है सहगुणनखंड भी कहते हैं, सहगुणनखंड। ठीक है,
या फिर इसी को कहा जाता है सहभाजक। सहभाजक, सह मतलब क्या होता है, साथ साथ होता है, सम मतलब कॉमन था, उभयनिष्ठ, है ना। तो अगर हम लोग का कोई गुणनखंड जो है किसी दो संख्याओं का गुणनखंड हो, अगर कोई गुणनखंड क्या है, दो संख्याओं, दो या दो से अधिक संख्याओं को विभाजित कर रहा होगा तो उसे क्या कहेंगे, वह क्या है, उनका सम अपवर्तक है ना। यदि जो है, यदि कोई गुणनखंड दो या दो से अधिक संख्याओं का हो तो उसे उन संख्याओं का सम अपवर्तक या सहभाजक या कॉमन फैक्टर कहते हैं, कॉमन फैक्टर कहते हैं, है ना। तो अब हम लोग को अगर एक से अधिक संख्याएं दे दें और उसमें देखें हम लोग कि कौन कौन से उसके फैक्टर हैं, कौन कौन से गुणनखंड है, तो उसमें जो कॉमन होंगे वही क्या होंगे, हम लोग के कॉमन या फिर सह गुणनखंड या सम अपवर्तक होंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 12 लिख लिया मैंने और यहाँ पे क्या लिख लिया, 18, दो संख्या ले लिया मैंने, सिंपल संख्या ले रहे हैं हम लोग पहले। तो 12 का जब देखेंगे 12 किसे कैसे कट सकता है, तो 12 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, और क्या है 12 से कटेगा। और किसी से कटेगा क्या, ये नहीं, और किसी से नहीं कटेगा। 18 की बात करिए तो 18 क्या 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा क्या, 4 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा, 6 तो 18 होता है ना। उसके बाद क्या है, सीधे ये 9 से कटेगा, और किसी से नहीं कटेगा, सीधे क्या है ये 18 से ही कटेगा। ठीक है, तो ये आपके दो संख्याएं हैं, उनके क्या है गुणनखंड लिए गए हैं, उनके भाजक लिए गए हैं जिनसे ये क्या है कट रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए यह 1 है, दोनों में 1 आ रहा है, दोनों में 2 आ रहा है, दोनों में क्या है 3 आ रहा है, और देखिए दोनों में क्या है 6 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसके अलावा कोई और संख्या मिल रही है जो दोनों में है नहीं। ठीक है, तो इसमें आपका 12 एवं 18 के सम अपवर्तक है ना, अभाज्य नहीं लिए हम लोग, ठीक है, यहाँ पे अभाज्य से बात नहीं हो रही, गुणनखंड की बात हम लोग कर रहे हैं। सम अपवर्तक या जो सह गुणनखंड है, सह गुणनखंड कौन कौन से हैं, आपका 1 है, 2 है, 3 है और 6। तो ये 1, 2, 3 और 6 क्या है, 12 और 18 की क्या है सह गुणनखंड है, सह गुणनखंड है। और हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 1, 2, 3 और 6 इसके क्या है कॉमन गुणनखंड है, सम अपवर्तक है, क्या है सम अपवर्तक है, सम अपवर्तक। ठीक है, तो ये आप समझ गए, जिससे जुड़ी जो परिभाषाएं थी उसको आप बिल्कुल समझ चुके हैं। अब हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, अब आसानी से क्या हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे अपने बिल्कुल टॉपिक पे मौसा निकालने की ओर। ये तो कुछ परिभाषाएं थी जिनको बस मैंने रिवाइज कर दिया आपके लिए, कि आपको जो है परिभाषाओं से जुड़ी हुई जो शब्दावलियाँ हैं उन शब्दावलियों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम न हो। आप जानते हो दोस्तों, आपका जो मैथ होता है, मैथ में जो है आपका सिंपल सा जो शब्दावलियाँ होती हैं उन्हीं पे डिपेंड करता है। मैथ में क्या है शब्दावलियों पे ही डिपेंड होता है हम लोग का। शब्दावलियाँ अगर समझते हैं तो हम मैथ के सवाल को समझ सकते हैं, और जब मैथ के सवाल हम समझेंगे तो आसानी से क्या है हम लोग उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो सवाल को समझने के लिए उसकी शब्दावलियों को भी क्या है समझना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग अब इससे जो मौसा निकालने के जो तरीके हैं उनको। ठीक है, मौसा या फिर HCF ज्ञात करने की विधियाँ। ठीक है, किस किस की विधि से क्या हम लोग HCF या फिर मौसम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपके पास ये सब चीज़ें, हमको जहाँ तक ये है कि पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत आपको डाउट होगा, तो बस वो डाउट दूर करने के लिए क्या हम लोग इसको देख रहे हैं। ठीक है, अभी जब हम लोग ट्रिक की बात करेंगे इसकी, तो और कुछ स्पेशल टाइप्स की बात करेंगे, तो वहाँ पे आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। अभी थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये रिवीजन बहुत ही ज़रूरी था।
ताकि आपके दिमाग में लौसा और मौसा से जुड़ी जो बातें हैं वो आ जाएँ। तभी हम लोग भिन्नों के जो मौसा हैं, चाहे दशमलव संख्याओं के जो मौसा हैं, घातांकी संख्याओं के जो मौसा हैं और मौसा पे जुड़े हुए कुछ विभिन्न प्रकार के जो स्पेशल सवाल होते हैं, उन सवालों को क्या है आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप देखिए यहाँ पे मौसा निकालने की जो विधियाँ हैं, आप 3 विधि पढ़े होंगे अब तक। ठीक है, और नहीं पढ़े तो आज हम लोग देखते हैं इसको। मौसा निकालने की कितनी विधियाँ हैं? मुख्य रूप से 3 विधियाँ हैं। ठीक है, इसमें 3 विधियों से हम निकालेंगे। तो सबसे पहली विधि क्या है? गुणनखंड विधि। सबसे पहली विधि क्या है? गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि है। ठीक है, और जो दूसरी है उसको लोग कहते हैं लघु भाग विधि। लघु भाग विधि कहते हैं। और तीसरी को बोलते हैं हम लोग क्या है? भाग विधि कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको भाग विधि। भाग विधि। और तीनों विधियां अपने आप में क्या है? बहुत ही अच्छी हैं। ठीक है, इन दोनों विधियों का इस्तेमाल जब नहीं हो पाता है तो क्या है? तीसरी विधि का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और तीसरी विधि से क्या हम लोग किसी भी संख्या का मौसा क्या है निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो तीनों ही विधि सिंपल है, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसको? गुणनखंड विधि की। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है कि दी गई जो संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं, पहले उनका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। ठीक है, और जो सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होते हैं उन्हीं का जो गुणा होता है, गुणनफल होता है, वही होता है उनका क्या चीज़? गुणनखंड जो होता है वही क्या HCF होता है। क्या होता है? HCF। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे? दी गई संख्याओं का क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, फिर क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद उसमें से क्या है जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उनको निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद जो है उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ जिसे बोलते हो कॉमन फैक्टर, सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों को अलग करेंगे एवं अभाज्य एवं सर्वनिष्ठ कॉमन फैक्टर। सर्वनिष्ठ का मतलब क्या हो गया? कॉमन फैक्टर। ठीक ना, कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर हो। सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। यही गुणनफल क्या होगा? दी गई संख्याओं का HCF होगा। क्या होगा? HCF होगा। ठीक है, अभी ट्रिक देखेंगे तो इतना हम लोग कुछ नहीं करना है। ट्रिक पे देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, सवाल लगाएंगे, बिल्कुल ईजी है ना। ये तो बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहे हैं आपको, तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा रहे हैं तो ये सब हो रहा है। नहीं तो बिल्कुल आप सवाल अभी लगाएंगे, हम लोग देखिएगा लास्ट में, तो सवाल को देखेंगे तुरंत क्या मिलेगा हम लोग को? आंसर मिलेगा। सवाल में कुछ सवाल हम लोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम से कम सॉल्व करेंगे हम लोग। और क्या है, आपके सवाल कितने भी बड़े क्वेश्चन हो उनको कम से कम सॉल्व करने के बाद क्या हम लोग उसका आंसर दे पाएंगे। तो ये तो बेसिक जानकारी जो है हम लोग की ज़रूरी है, इसलिए क्या है इसको हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं। ना तो क्वेश्चन लगाने के लिए बिल्कुल टाइम लगेगा आपको। क्वेश्चन देखेंगे और क्या होगा आपके सामने आंसर होगा। ठीक है ना। आइए एक एग्जाम्पल इस पर लगाते हैं तो समझ में आए। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया कि कह दिया कि 24 है, 20 है, ऐसे ही 30 है ना। कुछ संख्या ले ली हम लोगों ने, 24 हो गया, 20 हो गया और ये क्या हो गया 30 हो गया। का जो है क्या निकालिए? मौसा निकालिए, यानी कि HCF क्या निकालिए? HCF ज्ञात कीजिए। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है समझने के लिए। तो HCF ज्ञात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा, फिर क्या है 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा, फिर किसका 30 का। तीनों का पहले क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और फिर उन अभाज्य गुणनखंडों में से क्या करेंगे? सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और उनका क्या करेंगे? गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो आएगा वही क्या हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है।
तो आइए इसको लगाते हैं तो समझ में आ जाएगा हम लोग को बिल्कुल। मान लीजिए 24 है, अभाज्य गुणनखंड निकालना आपको आता होगा। सबसे पहले 2 से काटते हैं इसको, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से, 3 से कटेगा तो 4 से, ऐसे ही क्या है चेक करते चले जाएंगे। तो अभाज्य संख्या से काटिएगा 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, ठीक है। 2 से कटेगा ये, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 12 हो जाएगा। फिर ये आपका 2 छक्का 12 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब ये 3 एकम 3, अब तो कोई है नहीं इस कटने वाला इसमें, तो यानी कि आपका 24 का जो गुणनखंड है वो हो गया। 24 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन मिला आपका, 2 गुणे 2 गुणे क्या हो गया 3। एक को ले या न ले, ठीक है ना, एक को आप ले भी सकते हो, नो प्रॉब्लम, एक को पहले ही ले लो चाहे बाद में ले लो, है ना। कभी कभी एक ही मौसा आता है तो एक ले लीजिए, ठीक ना, दिक्कत नहीं होगी। फिर क्या है 20 है, तो 20 का निकाल लीजिए आप। 2 यहाँ पे 20 होता है, 2 5 है 10 हो गया। अब 5 एक कम 5 हो गया, तो 20 का निकालेंगे तो क्या आएगा बताइए, 2 गुणे 2 गुणे क्या आएगा 5 आएगा, गुणे 1 भी आएगा इसके अंदर, ठीक है। चलिए अभी 30 का निकाल लेते हैं हम लोग, किसका 30 का निकाल लीजिए। 30 का निकालेंगे तो 2 15 30 होता है, और फिर क्या है 3 5 15, फिर 5 एकम 5, ठीक है। तो 30 के लिए क्या गुणनखंड हो जाएंगे इसके, 2 गुणे 3 गुणे क्या हो जाएगा 5 गुणे क्या होगा 1, ठीक है। तो ये क्या निकल के आए, अभाज्य गुणनखंड निकल के आए। इसके क्या निकल के आए, अभाज्य गुणनखंड निकल के आए हैं। किसके, जो दी गई संख्या है उनका क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इन संख्याओं में कॉमन खोजिए जो सर्वनिष्ठ है, जो तीनों में हो, जो क्या हो तीनों में हो। तो तीनों में कौन दिख रहा है आपको यहाँ पे तीनों में कौन दिख रहा है, एक यहाँ पे देखो ये 2 है, इसमें भी 2 है, सब 2 दिख रहे हैं। तो इस जो कॉमन होता है उसको केवल एक ही बार लिखते हैं, ऐसा नहीं कि कई बार लिखेंगे उसको। कितना बार लिखेंगे, एक बार, ठीक है। यहाँ पे 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है। इसमें 3 है, इसमें 3, लेकिन इसमें 3 नहीं है ना। इसमें 5 है, इसमें 5, लेकिन इसमें 5 नहीं है। 1 1 है, तो 1 कॉमन मिल रहा है। इसके अतिरिक्त कोई कॉमन मिल रहा है क्या हम लोग को, नहीं। इसके अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड ऐसा नहीं है जो तीनों में हो, ठीक है। तो इसका जो है सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कौन से निकल के आए, अभाज्य गुणनखंड कौन हो गए, 2 हो गया, और क्या हो गया 1 हो गया। अब क्या करेंगे, इनका गुणनफल निकाल लीजिए। गुणनफल क्या होगा, 2 गुणे 1 कितना होगा 2, ठीक है। तो मौसक कितना हो जाएगा इनका, मौसक कितना हो जाएगा 2, यानी कि HCF आप जिसे कहते हो कितना हो गया 2। तो इनका मौसक क्या हो जाएगा, मौसक क्या हो गया 2 हो गया, मौसक क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो कोई भी नंबर ले लें हम लोग, ठीक है ना, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो नंबर है उसका क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तभी जा करके क्या है उनका सर्वनिष्ठ खोजेंगे, कौन कौन से तीनों में है, चारों में है, जितने भी संख्याएं दी होंगी सब में होने चाहिए, तभी उनको कॉमन बोलेंगे, उभयनिष्ठ बोलेंगे हम लोग, ठीक है। और उनका गुणा करेंगे तो क्या निकल जाएगा हम लोग का मौसा निकल के आ जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कितना भी बड़ा नंबर छोटा नंबर हो फैक्टर करना ही पड़ेगा आपको, फैक्टर करेंगे तभी उसका आंसर मिलेगा हम लोग को, ठीक है। तो इसको समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। दूसरी विधि क्या है, दूसरी विधि को आपने नाम दिया था लघु भाग विधि, लघु भाग विधि नाम दिया था, ठीक है। दूसरा विधि था आपका, ये आपका दूसरा मेथड क्या था, लघु भाग विधि था आपका। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसमें बहुत ही आसान है, जैसे हम लोग लौसा निकालते हैं उसी तरीके से निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे कि जो दी गई संख्याएं होंगी उनका सह अभाज्य जो संख्याएं हैं उनसे विभाजित करेंगे। सह अभाज्य संख्याएं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसी अभाज्य संख्याएं जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर रही होंगी उन्हीं से विभाजित करेंगे। जब तक करेंगे जब तक क्या है कॉमन जो अभाज्य संख्याएं, कॉमन प्राइम नंबर्स क्या है उनको काटती रहेंगी, तब तक क्या है विभाजित करते रहेंगे। और जब क्या है कॉमन हम लोग का अभाज्य संख्याएं गुणनखंड नहीं मिलेंगे काटने वाले, तो हम लोग क्या है वहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है ना। तो जो कॉमन होंगे अपने आप मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए इसमें क्या विधि को लिखता हूँ समझ में आपको आ जाएगा। इस विधि में क्या करेंगे, इस विधि में दी गई संख्याओं को सर्वनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब 2 ही हो जाएगा, सर्वनिष्ठ मतलब सभी, है ना, जितनी संख्याएं दी हो 1 2 3 कितना भी संख्याएं हो, सर्वनिष्ठ अभाज्य संख्या से सभी संख्याओं को, सभी दी गई संख्याओं को
याद नहीं करना है इसको, आप समझ जाएंगे तो बिल्कुल लगाने लगेंगे, ठीक ना। संख्याओं को विभाजित करेंगे, है ना, विभाजित करेंगे। जितनी सर्वनिष्ठ अभाज्य, जितनी को जितने कर देता हूँ, जितने सर्वनिष्ठ अभाज्य भाजक प्राप्त होंगे उनका गुणनफल दी गई संख्याओं का क्या होगा, मस होगा, HCF होगा। मतलब क्या है कि दी गई संख्याओं को अभाज्य संख्याओं से गुणा करेंगे, भाग देंगे, लेकिन वो अभाज्य संख्या ऐसी होनी चाहिए जो जितनी संख्याएं दी गई हैं सभी को काटना चाहिए, सबको विभाजित करती हूँ। ऐसा नहीं कि 3 को दिया है तो 3 में से 2 लोग काटते हो केवल, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं जो तीनों को काटती हूँ, 4 संख्याएं दी चारों काटती हूँ, तो उन्हीं संख्याओं से काटेंगे। और तब तक काटेंगे जब तक क्या हम लोग को अभाज्य संख्याओं से वो कटते रहेंगे। जब वो कटना बंद हो जाएंगे तो छोड़ देंगे वहीं पे हम लोग, ठीक ना। और जो अभाज्य संख्या से काट रहे थे सर्वनिष्ठ थी, उनका गुणा कर देंगे, गुणनफल क्या हो जाएगा, आपका मस हो जाएगा। आइए एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा आसानी से। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि आपने क्या ले लिया, सिंपल समझिएगा, आपने यहाँ पे 12 ले लिया, क्या लिया, 12 लिया, फिर आपने 24 लिया, फिर आपने क्या लिया, 26 ले लिया। सपोज दैट ये आपकी 3 संख्याएं मैंने ले लिया, ठीक है। तो इन तीनों संख्याओं को क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से चेक करिए, है ना। 2 से क्या तीनों संख्याएं कट रही हैं क्या, हाँ 2 से तीनों संख्याएं कट जाएंगी। तो 2 से काट लीजिए, 2 6 के 12 हो जाएगा। ये 2 एकम 2, 2 दूना के 4 और 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या 2 से फिर कोई कट रहा है, हाँ ये कट रहा है, ये कट रहा है, क्या ये कट रहा है 2 से, नहीं कट रहा है। 3 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, लेकिन 3 से कट रहा है क्या, नहीं। 4 से ये नहीं कट रहा है, 4 से कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है ना। तो आप देखिए 13 तक तो आप जाएंगे तो कोई नहीं, क्योंकि 13 क्या है, अभाज्य संख्या आ गया है। तो इसमें 2 के अलावा कोई और भाजक हम लोग को मिलने वाला नहीं है जो तीनों को काट सके, ठीक है, जो तीनों को काट सके। तो हम लोग का इसमें केवल 2 ही मिला है। आप कहोगे सर इसमें 1 से तो काट सकते हैं, तो 1 से काट सकते हो। तो 1 से काटोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, 12 आएगा, फिर क्या आएगा, 13 ही है, 13 ही तो आएगा। तो इसका जब मौसम निकालना होगा तो जिससे भाग दिए हो तो 2 गुणे 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2। तो इसका मौसम क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। मौसम क्या हो जाएगा, 2। इसका मौसम हो गया 2, ठीक है। तो कोई नंबर आप ले लीजिए, बिल्कुल घबराना नहीं है इस मेथड को। आपको एक ऐसी संख्या जो सबको काटे उसी से काटना है ना। इसीलिए इसको लिखा गया सर्वनिष्ठ जो भाजक होते हैं, भाजक गुणनखंड कह लीजिए, या सर्वनिष्ठ अभाज्य जो भाजक हैं वो कह लीजिए। किसी भी नंबर को आप लेकर के देख सकते हैं। आपने मान लीजिए कि यहाँ पे क्या लिया, 24 ले लिया, 60 ले लिया, है ना, आपने 36 ले लिया, ठीक है। और मान लीजिए कि ऐसे ही आपने 72 ले लिया, सपोज दैट ऐसे ही है। अब इन संख्याओं का क्या निकालना है, मौसम निकालना है। तो मौसम निकालने के लिए जो भाग विधि है उसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 से सभी सम संख्याएं हैं, तो 2 से सभी कटेंगे। तो 2 12, ये 2 30 हो जाएगा, ये 2 18 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, है ना। भाग देना तो आपको आता ही है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 0 आ जाएगा, 2 एकम 2, है ना। और ये आपका 2 8 16 हो, 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12। भाग देना आपको आता होगा, ठीक है। फिर देखिए फिर क्या है, 2 से कटेंगे, हाँ सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं, तो 2 से कटेंगी ये। तो 2 छक्का 12, 2 15 30, 2 9 18, 2 18 36। अब देखिए इसमें यह 2 से कट जाएगा, ये 2 से कटेगा, लेकिन ये 2 से कटेंगे नहीं कटेंगे। तो अब यहाँ पे 2 लेंगे क्या, हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि 2 केवल 2 संख्याओं काट रहे हैं, सबको नहीं काट रहा है वो। तो 2 को छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे, 3 पे जाइए। तो देखिए 3 से क्या सभी कट रहे हैं, हाँ 3 से 3 जाके 6, 3 त्रिक 9, 3 5 15, 3 छक्का 18, सभी कट रहे हैं 3 से। तो 3 से काटेंगे, 3 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है ना। तो 3 दूना के 6 हो गया, 3 5 15 हो गया, 3 त्रिक 9 हो गया, और 3 छक्का 18 हो गया। अब देखिए कोई 2 से कटने वाला 1 कट रहा है, लेकिन और लोग नहीं कट रहे हैं। 2 कटेगा, 6 कटेगा 2 से, और लोग 2 लोग नहीं कटेंगे। 3 पे जाओ तो 3 से ये 3 कटेगा, 6 कटेगा। 4 पे जाओ नहीं कटेगा, 5 पे जाओ नहीं कटेगा। इससे बड़ा हो गया तो कटेगा ही नहीं, सीधी सी बात है। 2 से बड़ा चले जाओ, कटेगा कोई क्या, 2 खुद नहीं कटेगा। जो सबसे छोटी संख्या होती है उसी को मिला लेते हैं, जो सबसे छोटी संख्या होती है उसी को काटते हैं पहले। अगर वो कट रही है तभी ट्राई करते हैं। 2 से 2 खुद छोटा है, 2 से 3 जाओगे तो 3 जाओगे 2 कटेगा नहीं,
कोई एक नहीं कटेगा तो रुक जाएगा वहीं पे। तो अब इसमें से हम लोग कोई ऐसी संख्या नहीं मिलेगी क्या है जो सबको काटे। तो बस हम लोग का अब ये भी काम खत्म हो गया। हम लोग का जो मौसा निकालना होगा इसका, तो जो कॉमन फैक्टर हम लोग को जो काटे हैं सबको उनको ले लीजिए। तो एक 2 हो गया, एक फिर 2 हो गया, एक क्या हो गया 3 हो गया। तो 2 दूना के 4 आती है, यहाँ क्या हो गया 12। ये 12 क्या हो गया इसका मौसा हो गया। सिंपल, कितना ईजी है मौसा निकालना, है ना। तो इस तरीके से तो और आसानी से आप निकाल सकते हो। कोई नंबर दे दे, बिल्कुल थोड़ा सा आपको केयर यही करना है कि ऐसे नंबर चूज करना है जो क्या है सबको काटें। ठीक है, जो सबको काटेंगे उन्हीं का गुणनफल ले लेंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको ये काटना बस आना चाहिए, पता होना चाहिए थोड़ा सा कि कौन किसको काट रहा है कि नहीं काट रहा है। ठीक है ना, इतना तो आपको कर ही लेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो इसका जो विधि है उस पर चलते हैं। ठीक है, उस विधि की भी बात कर लेते हैं, तीसरी विधि का। और जल्दी से चलते हैं हम लोग भिन्नों के लौसा मौसा पे। ठीक है, कहेंगे सर कितना ये भिन्नों का लौसा मौसा बताने लगे, इतना लंबा हो गया। नहीं तो ये लंबा है हो रहा है वीडियो भले ही, लेकिन इसमें आपको जो है बेसिक बातें हम क्या है बता रहे हैं। ठीक है, इन बेसिक बातों की सहायता से क्या है आप आसानी से किसी का भी लौसा मौसा निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर जो ट्रिक की तो बात होगी ही होगी, और जो आपके स्पेशल सवाल हैं उनकी बात भी हम लोग करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं तीसरा जो विधि था, कौन सा विधि था, भाग विधि था। लंबी भाग विधि बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके पहले क्या था, लघु भाग विधि था। ये क्या है, भाग विधि इसको कहते हैं जनरली, लेकिन आप कहीं कहीं देखेंगे तो लंबी भाग विधि भी इसको हम लोग कहते हैं कभी कभी। ठीक है ना। तो ये भाग विधि में सिंपल, इसका में क्या है, जितनी संख्याएं दी होंगी उनमें आपकी किन्हीं 2 संख्याओं को लेकर क्या करिए, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दीजिए, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दीजिए, और जब तक शेषफल 0 न हो जाए तब तक क्या है भाग देते रहिए। ठीक है, जो शेषफल आता है, ठीक है, उस शेषफल से जो भाजक होता है उसे क्या करते हैं, उसमें भाग देते हैं। फिर आपका अगर शेषफल कोई आ रहा है तो उस शेषफल से जो पीछे वाला भाजक था उसमें भाग देंगे। इस प्रकार से एक प्रक्रिया क्या है अन्य दी गई संख्याओं के साथ भी करते रहते हैं जब तक कि शेषफल क्या है 0 न आ जाए। और लास्ट में सबसे अंत में जिस संख्या के जिस भाजक से शेषफल 0 आता है उसी भाजक को उन संख्याओं का क्या बोलते हैं, मौसा कहते हैं। उन्हीं संख्याओं को क्या बोलेंगे, मौसा कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इसी एग्जाम्पल को हम लगाते हैं, देखते हैं, थोड़ा रीचेक भी हो जाएगा कि आंसर सही है कि नहीं सही है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम लोग को भाग विधि से किसको लगाना है, आपका 24 हो गया, 60 हो गया, 36 हो गया, क्या हो गया 72 हो गया। ठीक है ना, ये अंक की संख्या है, इनका क्या निकलना है मौसा, किस विधि से, भाग विधि से। तो मैंने कहा कि कोई 2 संख्याएँ ले लीजिए। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए कि हमने क्या लिया, ये आपका ले लिया 24 और 60 को ले लिया। तो 60 बड़ा है तो 60 में क्या करेंगे 24 से भाग देंगे। तो 24 से कम 24, 24 गुना के 48 हो जाएगा, 24 गुना के 48, 24 गुना के क्या हो गया यहाँ पे 48 हो गया। ठीक है, 24 से 72 हो जाएगा तो छोड़ देंगे उसको। तो यहाँ पे देखिए 24 भाग दिया, घटाओ इसको, 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 5 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 में से 4 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 12 हो गया। ठीक है, अब ये क्या है शेष है, तो ये क्या निकला है शेषफल निकला है ना, ये क्या है हम लोग का शेषफल है, शेषफल है। ये क्या है आपका भाजक है, क्या है भाजक है। तो अब जो शेषफल होता है, अब जो शेषफल होता है उस शेषफल को क्या बनाते हैं, भाजक बनाते हैं। यह शेषफल क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। और जो भाजक हो जाएगा, जो भाजक था उसको बनाएंगे भाज्य, क्या बनाएंगे भाज्य। ठीक है, तो यहाँ पे आप भाग का चिन्ह लगाइए, और यहाँ पे क्या है इस 24 को ला दीजिए यहाँ पे, तो 12 से भाग दीजिए तो 12 दुना के 24 पूरा कट गया, शेषफल क्या हो गया 0 आ गया, शेषफल क्या हो गया 0। यहाँ पे आपका शेषफल क्या आ गया 0 हो गया। जब शेषफल 0 आता है तो जो 12 होता है वही, तो 12 क्या हो गया, इन दोनों संख्याओं का क्या हो गया मौसा हो जाएगा। लेकिन हमारे पास तो और संख्या है, सबका देखना हम लोग को है। तो अब इस 12 को लेंगे और अगली संख्या को लेंगे, तो 12 को ले लिया और 36 को ले लिया। तो अब क्या करिए 36 में 12 से भाग दीजिए, तो 12 थी यहाँ 36 होता ही है, बल्कि यहाँ 36 कट जाएगा पूरा पूरा, आपका फिर क्या हो गया शेषफल क्या हो गया 0 हो गया। तो ये जो भाजक है अब इन तीनों का क्या हो गया मौसा हो गया। अब जो 12 है और एक संख्या बचा हुआ है उसको क्या ले लेंगे 72 को, तो 12 और 72 को ले लीजिए। अब 72 में क्या कीजिए 12 से भाग दीजिए, तो 12 छक्का 72 होता है, ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या मिला हम लोग को 12। सबसे लास्ट में भागफल शेषफल 0 कौन ला रहा है, भाजक कौन है 12 है, तो मौसा क्या हो जाएगा इसका, मौसा हो जाएगा क्या आपका 12 हो जाएगा। तो यहाँ भी मौसा 12 आया हुआ है, यहाँ भी मौसा क्या है 12 ही आया हुआ है। ठीक है, आप इसको गुणनखंड विधि से भी क्या है इसको ट्राई कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से क्या इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये तो आपका जो 3 विधियाँ थी उन तीनों विधियों को बताया मैंने, ठीक है। सिंपल है, आप बिल्कुल ईजिली इसको क्या है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। किन्हीं 2 संख्याओं को लेकर के छोटी से बड़ी में भाग दीजिए, तब तक भाग दीजिए जब तक क्या है शेषफल 0 ना आ जाए। जहाँ जिसके लिए शेषफल 0 आता है उसको लेकर के अगली संख्या पे चले जाइए, ठीक है। उससे फिर अगली संख्या में भाग दीजिए। अगर ये छोटा है ये बड़ा है तो बड़ी संख्या में क्या है छोटी संख्या से भाग दीजिए। अगर ये बड़ा आ जाएगा ये छोटा हुआ तो इससे भाग देंगे, फिर तब तक भाग देंगे जब तक क्या है शेषफल 0 ना आ जाए। आज जिस भाजक के लिए शेषफल 0 आएगा फिर जो उसमें जीव संख्या है उसके साथ ले लेंगे, ठीक है। आप फिर वही भाग की क्रिया करेंगे जब तक कि शेषफल 0 न आ जाए। आज जब शेषफल 0 आएगा जिस भाजक के लिए वही भाजक क्या होगा हम लोग का मस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो शेषफल बचता है वो भाजक बनता है, बताया मैंने। यहाँ पे देखिए जो भाजक है वो भाज्य बनता है, जो शेषफल होता है वो भाजक बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे शेषफल 12 था, भाजक क्या था 24 था, तो 24 क्या हो गया भाज्य बन गया है, उसको उसमें भाग दिया गया है, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग इस पर, ठीक है। तो ये आपके कुछ सवाल के जो मौसा था उसका कैसे इसको सॉल्व करते हैं 3 टाइप बताया मैंने, ठीक है। अब हम लोग जो है मौसा से जुड़े हुए कुछ ट्रिक्स देखेंगे कि ट्रिक की सहायता से किस प्रकार से मौसा को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, मौसा को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो अभी कई ट्रिक इसमें है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ मौसा से जुड़ा हुआ ट्रिक। पहला ट्रिक ये है कि जो सबसे पहले बात यह है कि यदि जो है यदि दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या से अन्य संख्याएं क्या हों, अन्य संख्याएं विभाज्य हों तो वह छोटी संख्या ही क्या होती है मौसा होती है। छोटी संख्या ही क्या होती है मौसा होती है। यानी कि हम लोग को अब सवाल को लगाना नहीं है, सवाल को देखते ही आंसर बताना है। इसमें आपको जो संख्याएं दी होंगी उसमें सबसे छोटी संख्या को देखिए, क्या वो छोटी संख्या अन्य सभी संख्याओं को काट रही है। अगर सभी संख्याओं को काट रही है तो हम लोग क्या है उस छोटी संख्या को ही क्या कर देंगे सीधे सीधे आंसर कर देंगे, है ना। वही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो अगर छोटी संख्या काट रही होगी तो मान लीजिए कि ऐसे आपको दे दिया आंसर, सवाल दे दीजिए 12 हो गया, यहाँ पे मान लो 6 हो गया, 18 हो गया, है ना। ऐसे ही आपका 42 हो गया, है ना। ऐसी संख्या दे दिया, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है ये 6 है, सबसे छोटी संख्या क्या है 6 है। तो 6 से देखिए 6 दूना के 12, 2 से कट जाएगा। ये 6 तिरिके 18, 3 से कट जाएगा। अब ये 6 साते 42, 7 से कटता है। यानी कि 6 से जो है सभी संख्याएं कट रही हैं, सभी संख्याएं क्या हो रही हैं, सभी संख्याएं क्या हैं भाज्य हैं। तो 6 क्या हो जाएगा मौसा हो जाएगा। तो मौसा बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, मौसा बराबर 6, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस हमको ये देखना है कि जो संख्याएं दी हैं उसमें सबसे छोटी संख्या क्या अन्य संख्याओं को काट रही है कि नहीं काट रही है। अगर काट रही होगी तो सीधे आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मान लो कि 24 दे दिया, क्या दिया 24 दिया, 24 हो गया, 48 हो गया, 240 हो गया, है ना। ऐसे संख्या दे दिया, ठीक है। ये संख्याएँ दे दी आपको। तो सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें 24 है, सबसे छोटी संख्या क्या है 24 है। तो 24 से क्या संख्याएं कट रही हैं, हाँ बिल्कुल कट रही हैं। 24 ना के 48 कट जाएगा, 24 यहाँ पे 240 कट जाएगा। तो इसका मौसा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो सिंपल बिल्कुल आप जैसे हम लोग को सवाल देता है तो हम इन बातों को ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या है इसका गुणनखंड करेंगे या फिर भाग विधि लगाएंगे चाहे लघु विधि लगाएंगे। लेकिन आप इसको ऐसे सवाल दे तो क्या है सीधे देख करके क्या है सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल आप छोटी संख्या को सबसे पहले ध्यान देंगे, है ना। यहाँ पे निकालना महत्तम है लेकिन संख्या कौन सी छोटी, है ना। इसमें छोटी संख्या अगर बड़ी संख्याओं को काट रही है सभी संख्याओं को तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो क्या है उसका मौसा है। छोटी संख्या क्या हो जाएगा उसका मौसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक ट्रिक हो गया। दूसरा ट्रिक भी देख लीजिए इसी पे, बिल्कुल आसान ये है। बिल्कुल आपको केवल थोड़ा सा टेबल थोड़ा सा भाग आपको आनी चाहिए। अगर वो आती है तो बिल्कुल आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, बिल्कुल आसानी से क्या है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। दूसरा ट्रिक क्या है इसी पे देखेंगे लोग, छोटी संख्याओं पे ही देखेंगे, छोटी संख्याओं के बेस पे ही देखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, यदि छोटी संख्या सभी संख्याओं को विभाजित न करे, ये ध्यान देना न करे,
जैसे यहाँ क्या है, सभी संख्याओं से क्या है, अन्य संख्या विभाजित हो जाए, सबको विभाजित करे है। यहाँ पे क्या है, 9 करे, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। यदि छोटी संख्या सभी संख्याओं को विभाजित 9 करे, बड़ी संख्याएं जो है छोटी संख्या से 9 कट रही हो, सभी संख्याएं 9 कट रही हो, तो क्या करेंगे, बिल्कुल आसान, सभी संख्याओं के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, वो छोटी संख्या के साथ फिर लगाएंगे, छोटी संख्या का फैक्टर करेंगे, छोटी संख्या का क्या करिए, गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करेंगे। जो गुणनखंड सभी संख्याओं को काटेगा मतलब क्या, विभाजित करेगा, वही क्या होगा, मस होगा, वही क्या होगा, मस होगा। तो यहाँ पर भी क्या है, कई संख्याएं दी हो तो हमको सभी संख्याओं को नहीं देखना है, सभी संख्याओं को हमको नहीं देखना है, छोटी संख्या को भी देखना है। छोटी संख्या से देख लीजिए काट रहा है कि नहीं काट रहा है, नहीं काट रहा होगा तो सभी संख्याओं को गुणनखंड करना है, समय भाग करना है। जो छोटी संख्या होगी उसी को हमको क्या करना है, फैक्टर करना है, उसी गुणनखंड निकालना है, और उसका जो गुणनखंड होगा वो बड़ी संख्याओं को जो गुणनखंड उसका काटेगा वही क्या होगा, उसका मस हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, मस हो जाएगा। आइए एक एग्जाम्पल इसका भी देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए संख्या होंगे 24 हो गया, 60 हो गया, 84 हो गया, 24 हो गया, 60 हो गया, 84, कोई एक और नंबर बड़ा करना सवाल चाहते हो और कोई ले सकते हो। मान लो क्या पे 108 भी ले लिया मैंने, ठीक है, ये आपकी संख्याएं हो गई, रैंडमली कोई संख्या आप ले लिया आपने, 24, 60, 84 और 108। सबसे छोटी संख्या कौन है, 24 है, ये क्या है, सबसे छोटी संख्या, ये क्या है, सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या। अब इस छोटी संख्या से भाग दीजिए, कोई नहीं कट रहा है इसमें से, मान लीजिए ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, है ना, तो नहीं कट रहे हैं इसमें से, सभी नहीं कट रहे हैं, सभी नहीं कट रहे हैं। तो अब क्या करना है हम लोग को, 24 का गुणनखंड देखना है। क्या देखना है, 24 के गुणनखंड। तो 24 के क्या देखने हैं, अभाज्य नहीं, गुणनखंड देखेंगे। क्या देखना है, गुणनखंड देखना है, ये ध्यान देना, ठीक है। गुणनखंड, यहाँ पे देखो गुणनखंड लिखा है मैंने, क्या है, अभाज्य नहीं लिखना है, क्या है, गुणनखंड देखना हम लोग को है। तो ये हो गया गुणनखंड। अगर आप अभाज्य गुणनखंड निकालते हो तो जितने अभाज्य गुणनखंड सबको काटेंगे, उन सभी अभाज्य गुणनखंड को गुणा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बेटर होगा गुणनखंड निकाल लीजिए, ठीक है, गुणनखंड निकाल लीजिए। क्या हो जाएंगे, 1 से 24 कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है, 8 से भी कटेगा, 8 से भी कट जाएगा, और क्या है आपका 12 से कट जाएगा, ठीक है। अब किससे कटेगा, सही तो 24 से कटेगा, और किसी से कटेगा नहीं, ठीक है ना। तो 24 से तो हम चेक ही कर चुके हैं, तो 24 तो खत्म बवाल हो गया, ठीक है। अब देखिए 12 से 12 दुना ये तो कटेगा ही, इस गुणनखंड है इसको काटेगा ही काटेगा, 12 × 5 = 60, है ना, 12 × 6 = 72, 12 × 84, 12 × 9 = 108। तो 12 से क्या, ये सभी लोग कट रहे हैं, ठीक है। 12 से क्या है, 12 से सभी संख्याएं कट रही हैं, 12 से सभी संख्याएं क्या हो रही हैं, विभाजित हो रही हैं, विभाजित हो रही हैं, ठीक है ना। तो 12 क्या हो जाएगा, मस हो जाएगा, 12 क्या होगा, मस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो कोई संख्या दिया हो, छोटी संख्या को ही आधार बना करके हम इन दोनों ट्रिक की सहायता से क्या है, आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप उठा लीजिए, एनी वन, ठीक है। आप छोटा हो बड़ा हो, बिल्कुल उसमें नहीं है कि छोटा सवाल है बड़ा सवाल है, उससे कोई मतलब नहीं है। छोटी संख्या हमको देखना है, वो नंबर्स कितने भी बड़े हों कितने छोटे हों, आपको थोड़ा सा भाग देना तो आना ही चाहिए इसमें, ठीक है। भाग देना, जितना आपकी अच्छी स्पीड होगी भाग देने में, उतना ही आसानी से क्या आप सवाल को भी सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये 2 तरीके बताए मैंने आपको, ठीक है। अभी और भी मेथड्स हैं और भी ट्रिक्स हैं, ठीक है, लेकिन वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, उससे बचने के लिए। और जो बाकी ट्रिक्स हैं हम लोग क्या है नेक्स्ट वीडियो में क्या है उसको कवर करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातों और ट्रिक के साथ। और हम लोग का जो फंडा है बिल्कुल एक्सप्लेनेशन भी और ट्रिक भी, तो दोनों चीज़ों को लोग साथ चलेंगे हम लोग, ठीक है ना, ताकि आपका बिल्कुल जो भय है वो क्या हो, समाप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।